देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गेने ने किसका है, रॉबर्ट एम गेने ने अपनी अधिगम सोपानकी में सर्वाधिक निम्न स्थान पर बताया है। बस दो ही चीज ध्यान रखनी है कि गेने का जो सिद्धांत है, हाँ जी, गेने का जो सिद्धांत है उसने 8 बताए, उसमें से ये पूछ रहा है सबसे निम्न किसे बताया है। बिल्कुल, राम राम सभी को, आभार, हाँ जी, गुड इवनिंग, बिल्कुल। तो सबसे पहले देख लेते हैं कंसेप्ट लर्निंग यानी अधिगम यानी प्रत्यय, ठीक है। श्रृंखला ये भी नहीं है, श्रृंखला अधिगम। संकेत अधिगम, थोड़ा सा इसको कम करता हूं मैं, संकेत अधिगम फिर है शाब्दिक अधिगम। तो आपको याद होगा सबसे पहले इस तरह का डायग्राम था, ठीक है। सबसे पहले ऐसे 1 2 4 5 6 7 8 ऐसे। तो सबसे पहले बच्चा जब सीखता है वो संकेत से सीखता है, क्योंकि शुरू में जब बालक होता है ना, वो हमेशा ही ध्यान रखना जन्म के बाद इशारों से ही सीखता है, क्योंकि बोलना उसे आता नहीं, तो इशारों से सीखता है ना। माँ की आवाज को ऐसे इशारों में ध्वनि कानों से सुनता है, पहचानने का प्रयास करता है। तो सबसे पहले संकेत आता है। 2 नंबर पे आता है उद्दीपन, अनुक्रिया। 3 नंबर पे आपकी आती है श्रृंखला, और 4 पे आपका आता है शाब्दिक शास्त्रीय। 5 पे आपको याद होगा बहुविभेदन आ जाता है, बहुविभेदन। फिर आता है संप्रत्यय, याद होगा, ट्रिक से याद करवा दूंगा, संप्रत्यय। उसके बाद में आपका आता है सिद्धांत, और उसके बाद में आती है समस्या समाधान। ये 8 चरण बताए थे इन्होंने, तो ये आपको याद करने हैं। और ये क्या पूछ रहा है, सबसे निम्न पूछ रहा है आपको। तो निम्न देखो, सबसे पहले आएगा संकेत। निम्न पूछ रहा है तो सबसे पहले संकेत आएगा। इसको ऐसे याद करो, एक लड़का, सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इसको इस ट्रिक से याद रख सकते हो कि एक लड़का था, एक लड़की थी। लड़का लड़की से प्रेम करता था, तो लड़के ने लड़की को क्या किया, संकेत किया। लड़की ने आगे से क्या की, उद्दीपन अनुक्रिया की। उद्दीपन अनुक्रिया का मतलब सहमति दी आंखों से। उन दोनों की क्या बन गई, श्रृंखला बन गई, यानी हाथ से हाथ मिलाया। अब लड़की को उसने कहा शाब्दिक कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, शाब्दिक कह दिया। अब लड़की ने कहा कि मेरे पास तो ऐसे प्रपोजल बहुत सारे आते हैं, यानी बहुविभेदन की समस्या आ गई उसके सामने। उसने कहा कि तू मेरे बारे में क्या विचार रखता है, क्या संप्रत्यय रखता है। तो उसने कहा कि मैं तो संप्रत्यय एक ही रखता हूं कि मुझे तुझसे शादी करनी है और अपना घर बसाना है, यही मेरा सिद्धांत है। और इसी से बात की समस्या का क्या हो गया, समाधान हो गया। ये ट्रिक से भी आप याद रख सकते हो, ठीक है जी। गुड आफ्टरनून, बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, सीखने के वक्र सीखने की प्रगति के सूचक हैं, सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, सीखने की गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं, या सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं। बताइएगा इसका आंसर। थोड़ा सा मैं देख लेता हूं भाई आपका कमेंट वगैरह जो आ रहे हैं। तो सीखने के वक्र, ये आपको ध्यान रखना है, वक्र मींस कर्व, ठीक है ना। क्या होते हैं, कर्व्स होते हैं, लर्निंग कर्व्स होते हैं। और ये लर्निंग कर्व्स के अंदर बात कर रहा है कितने प्रकार के हैं, तो 4 प्रकार के हैं। एक तो आपका होता है सरल रेखीय वक्र, एक नतोदर वक्र होता है, एक उन्नतोत्तर वक्र होता है, और एक मिश्रित होता है। तो ये क्या पूछ रहा है कि सीखने के जो वक्र है वो किस चीज के सूचक हैं। तो ध्यान रखना, आपने इस प्रकार डायग्राम है, आपने पहले दिन प्रयास किया, दूसरे दिन किया ऐसे, तो ये जो है ये आपके सीखने के प्रतीक हैं। ये कितना सीखे कितना नहीं सीखे, तो ध्यान रखना इसका पहला ही राइट आंसर हो गया कि सीखने की प्रकृति के सूचक है। वक्र का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी लाइनें। जब हम किसी कोई भी उन्नति या अवनति है उसे ग्राफ पेपर पर अंकित करें तो एक डायग्राम बन जाता है। हाँ जी, तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपकी सीखने की प्रगति के सूचक हैं। गलत प्रश्न आंसर मत करें, आराम से प्रश्नों को करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है। अभी बता के गया हूं, अभी वक्र बता के गया हूं, देखिए कौन सा नहीं है, ये पूछ रहा है। हाँ जी, SD चारण जी नमस्कार आपको, कितने दिनों के बाद क्लास हुई, ठीक है। ममता, हाँ जी, सभी का स्वागत है। बिल्कुल कमलेश जी चारण जी आपका धन्यवाद, ये आप इस क्लास से जुड़े। चलिए, हाँ जी, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है, तो पूछ रहा है मिश्रित। तो मैंने बताया था अभी होता है मिश्रित कैसे वक्र होता है, इसे ऐसा का आकृति भी बोलते हैं, सर्पिलाकार भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा।
नतोदर, नत मीन्स झुका हुआ, यानी अंत में क्या है, झुका हुआ, तो यानी इस तरह का वक्र, ठीक है। उत्तल या उन्तोदर वक्र आपको दिख रहा होगा, यानी इस तरह का जो वक्र होता है ये आपका नतोदर वक्र है, ठीक है, ये आपका उन्तोदर वक्र है। लंबवत कोई वक्र होता ही नहीं, सरल रेखीय वक्र होता है। ये पूछ रहा है ये कौन सा नहीं है पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा ये 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल जी आपका सही आंसर है, बिल्कुल बिल्कुल आपका बिल्कुल राइट आंसर आया जी, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ रहा है। यदि ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा उलझने वाला प्रश्न है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो आपके सही कर देंगे, बिल्कुल जी। हाँ जी, इस प्रश्न को आप देखिए, प्रश्न की लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड लग सकती है, परंतु पेपर में आया हुआ प्रश्न है ये। यदि सूत्र L बराबर F बराबर EF गुणा में PF में L अधिगम को इंगित करता है, यानी सीधी सी बात कर रहा है, L का मतलब है लर्निंग, क्या है, लर्निंग है, लर्निंग का अर्थ होता है अधिगम। तो EF व PF किसको इंगित करते हैं, EF और PF है किसको इंगित करते हैं, देखो तो E का मतलब होता है इन्वायरमेंट, बस इतना ध्यान रखो, E का अर्थ है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट मीन्स होता है वातावरण, तो वातावरण हमारे पास 2 ऑप्शन में आ गया, मतलब 2 ऑप्शन तो कट हो गए। आगे है P, तो P का अर्थ आपने रखना है पर्सनल या पर्सन, क्या याद रखना है, पर्सन, पर्सन मीन्स होता है व्यक्ति, ठीक है, और व्यक्ति का यानी व्यक्तिगत कारक ये रहा, ठीक है। तो दोनों में, इसमें तो अभिभावक हो गया तो ये तो आएगा ही नहीं, ये कट हो गया, तो एक ही ऑप्शन बचा अपने पास, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्योंकि विकास के अंदर वंशानुक्रम गुणा में वातावरण, ये सूत्र आपको मैंने करवाया हुआ है, तो यहाँ ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो दी गई है ये फील्ड है, ये आपका इन्वायरमेंट फील्ड है, ये आपकी पर्सनल फील्ड है, तो इसमें L जो है वो लर्निंग को प्रदर्शित करता है और E इन्वायरमेंट को और P आपके पर्सन को इंगित करता है। हाँ जी, अब मैं आपके कमेंट देख लेता हूं, बिल्कुल ये दूसरी भाषा में मत लिखो, मुझे आती नहीं भाई ये, ठीक है, ये जो आप सांकेतिक भाषा में लिख रहे हो ये हमें आती नहीं है भाई, सांकेतिक भाषा। 5 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि अधिगम समस्याओं का निदान और उनका उपचार शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है, बताइएगा। क्या प्रश्न पूछ रहा है, पहले तो ये शब्द सीखो। निदान शब्द का अर्थ होता है समस्या का पता लगाना, निदान का अर्थ क्या है, समस्या का पता लगाना, ठीक है। और उपचार शब्द का क्या अर्थ है, समस्या का समाधान करना, समाधान करना, तो दोनों शब्द अलग अलग हैं, एक मत समझो। ये क्या पूछ रहा है कि मनोविज्ञान के कौन से क्षेत्र में आएंगे, अधिगम करता, तो इसमें निदान नहीं हो सकता ना उपचार, तो ये नहीं है इससे संबंधित। अधिगम परिस्थितियां, एक्चुअल कंडीशंस क्या है, ये भी नहीं हो सकती। अधिगम प्रक्रिया, इसमें सारी चीजें हो सकती हैं। आपने बालक विद्यालय क्यों नहीं आ रहा, आपने देखा ये कमालुद्दीन बाबा है, मान लीजिए एक लड़के का नाम कमालुद्दीन है, वो क्यों नहीं आ रहा, इस बात का आपको पहले क्या करना है, समस्या का पता लगाना है, ठीक है। और जैसे आपको समस्या का पता लगा, और जैसे ही समस्या का पता लगा तो आप उसका क्या कर देंगे, उपचार। तो प्रोसेसिंग होती है, लर्निंग प्रोसेसिंग जो होती है उसमें सब चीजें हो जाती है, तो इसका 3 नंबर राइट आंसर होगा। हाँ जी, 3 नंबर राइट आंसर होगा, बिल्कुल राइट आंसर 3 नंबर, ठीक है जी। आगे बताइए सर, ये लो 6ठा क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट करो भाई, ज्यादा समय नहीं लगाना है। निम्नांकित में से कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व नहीं है। जब हम निरीक्षण करते हैं, निरीक्षण से कोई चीज सीखते हैं, तो इसमें कौन सा नहीं है। तो देखो निरीक्षण करते हैं तो हमें अटेंशन लगाते हैं कि नहीं लगाते रहे, अवधान करते हो कि नहीं, बिल्कुल ध्यान करते हैं गुरुजी। संग्रहण करते हैं, स्टोरेज भी करते हैं, जो चीज आपने देखी उस चीज को माइंड में स्टोर भी तो करते ही हैं, ठीक है जी। उत्पादन, फिर आपके सामने प्रोडक्ट आता ही है, सामने प्रोडक्ट आ जाता है। तैयारी, क्या करें, निरीक्षण, निरीक्षण में तैयारी कहाँ होती है, निरीक्षण में तैयारी नहीं होती, इसीलिए इसका डी राइट आंसर है, क्योंकि ये नहीं पूछ रहा है, ये तीनों तत्व इसमें शामिल हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 7 नंबर आपके सामने है। चलिए क्या हो गया, चेंज। अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है, बढ़िया क्वेश्चन है आपके सीखने का। हाँ जी, सीखने के प्रतिफल आपके लगा हुआ है टॉपिक। तो अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य क्या है, बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, शिक्षक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन, पाठ्य वस्तु का परिमार्जन या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपसे प्रश्न पूछ रहा है, हाँ जी, अधिगम प्रतिफल का प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो देखो प्रतिफल जो होता है ना आपका,
अधिगम का मतलब लर्निंग, प्रतिफल का आपने जो सिखा दिया, सीखने के बाद बालक के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया है, ये पूछ रहा है। देखो, बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाएगा? प्रतिफल ही कहलाएगा। शिक्षण विधियों में इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना, ऐसा प्रतिफल में नहीं कहा गया है। पाठ्य वस्तु का परिमार्जन, ये भी बात तो है, परंतु ये इस बात को ज्यादा स्पष्ट करती है, तो इसका 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसका 1 नंबर राइट आंसर है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 8 नंबर क्वेश्चन है, जेपी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम है। परिभाषा पूछी है उसने, जेपी गिलफोर्ड की परिभाषा क्या है ये पूछना चाह रहा है, तो बताइए। सीधा शायद है, मैंने कहा था मेरे से जो ऑफलाइन पढ़े हैं वो याद रखेंगे। एक तेरे थले भी फोल्ड सीख, मेरे थले भी फोल्ड सीख, मतलब 2 बार फोल्ड शब्द आ रहा है। उसी प्रकार गिलफोर्ड की परिभाषा में व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम है, ऐसे रटाया था। तो देख लेते हैं फिर क्या कह रहा है। अधिगम क्या है? सोच में परिवर्तन बिल्कुल नहीं है, ज्ञान में सर्जन बिल्कुल नहीं, अनुभव प्राप्त करना, व्यवहार में परिवर्तन ये रहा। ये लो, जो परिभाषा ऑफलाइन बच्चे पढ़े हुए उनको पता है कि हमने कैसे याद करवाई थी। बिल्कुल जी, आपका राइट। हाँ जी, प्रवीण बिश्नोई ठीक है बेटा, नीलम मीणा ठीक है जी के गुरु सुभाष जी चारण, अच्छा शेखर, हाँ जी। बीच बीच में आपके कमेंट भी देख लेंगे जो भी। नेक्स्ट आपके सामने 9 नंबर है, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है ये, बार बार पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से याद रखना है। किसका है अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम? किसके द्वारा समझाया गया? रॉबर्ट गेने ने तो यह भी बता के गया था, पदानुक्रमिक अधिगम बताया है, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, जीन प्याजे ने ये संज्ञानात्मक बताया था, तो ये भी नहीं होगा। क्या पूछ रहा है वो? अर्थपूर्ण पूछ रहा है, तो ये भी नहीं है। जेरोम ब्रूनर, इसने संरचनात्मक बताया था। क्या बताया था? संरचनात्मक, जेरोम ब्रूनर का, तो ये भी नहीं है। फिर एक ही बच गया, डेविड आसुबेल। बिल्कुल, आसुबेल ने 4 प्रकार बताए थे, रटकर सीखना, अर्थपूर्ण सीखना, है ना, इस तरह के तो 4 प्रकार बताए। उसमें यही पूछ रहा है ये कि आपका डेविड आसुबेल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 10, परिपक्वता यानी मैच्योरिटी की बात करें या मैच्योरेशन की बात करें इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जा सकता है। बहुत इजी क्वेश्चन है भैया, आप बताओ। इसका तो सीधा सा उत्तर आपने बताना है कि आपकी जो मैच्योरिटी है, आप जैसे जैसे एज आपकी बढ़ती जाएगी, आप में परिवर्तन है, क्या वो अधिगम है? ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। हाँ जी, अब सभी आंसर दे, मैं देख लेता हूं किस किस के आंसर आ रहे हैं। ये इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर दो भाई फटाफट। प्रश्न संख्या जरूर लगाएं भाई, मेरे को पता ही नहीं चल रहा किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हो तुम। कोई 1 लिख रहा है, कोई 4 लिख रहा है। हाँ जी, तो मैच्योरिटी के कारण जो परिवर्तन होता है वो कभी भी अधिगम नहीं कहला सकता, क्योंकि ये मैच्योरिटी क्या है? ये आनुवंशिकता यानी जीन से प्रभावित होती है। इस पे किसी भी मनुष्य का वश नहीं होता, ये अपने आप चलती है। आप रोक नहीं सकते कि मैं तो बाल्यावस्था में रहना चाहता हूं, ऐसा नहीं कह सकते। ये धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है, इससे जो परिवर्तन होता है वो अधिगम नहीं कहलाएगा। तो ये आपका राइट आंसर है। ये 1 नंबर इसका राइट आंसर होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 11 नंबर। अधिगम के क्रम में कौन सी क्रिया बालक सबसे पहले करेगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले कौन सी क्रिया करेगा? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। मूल्यांकन करेगा, व्यवस्थापन करेगा, संशोधन करेगा, आत्मसात करेगा। तो सबसे पहले कोई भी चीज हम देखते हैं, नई चीज देखते हैं, तो उसे सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि ये चीज है क्या। तो मूल्यांकन तो सबसे अंत की वस्तु है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। और व्यवस्थापन, व्यवस्था तो करता ही नहीं वो, क्योंकि जब चीज समझ में आएगी तभी तो व्यवस्था की तरफ बढ़ेगा। कोई पाठ उसके समझ में ही नहीं है अभी तक है, उसने जानता ही नहीं, उस कैसे व्यवस्था कर देगा, तो नहीं होगा। संशोधन तो वो पहले वाली चीज में किया जाता है, जो चीज सीख रखी है उसमें संशोधन हो सकता है। तो इसका फिर एक ही होगा कि सबसे पहले वो आत्मसात करेगा, कि कोई वस्तु है तो सबसे पहले सीखने से पहले उसको सबसे पहले आत्मसात ही करेगा। ठीक है, ओके, ये 4 नंबर आंसर है इसका। छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है? सभी छात्र एक जैसे नहीं हो सकते, इस बात का सबको पता है। सभी ये 4 अंगुलियां भी एक जैसी नहीं है, उसी प्रकार कक्षा में सभी बालक एक जैसे नहीं होते। तो ये कहता है कि सीखने की योग्यता सामाजिकता पे निर्भर करेगी क्या? सामाजिकता पे निर्भर नहीं करेगी, संस्कृति पर निर्भर नहीं करेगी। जैसे कोई बालक है, ये समाज में रहता है, इसे मैं जंगल में छोड़ा हूं, तो यहाँ ये क्या कम सीखेगा? ये तो उसकी योग्यता पे निर्भर नहीं करती ना, संस्कृति नहीं, परिवार नहीं। वहाँ प्रत्येक बालक भिन्न होता है,
व्यक्तिगत भिन्नता, ये टॉपिक दिया गया आपके, तो ध्यान रखना व्यक्तिगत भिन्नता इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है? बहुत गजब का क्वेश्चन है। पर्सनली पूछ रहा है कि आपका जो विकास है या अधिगम है उसको व्यक्तिगत रूप से पर्सनली संचार के साधन प्रभावित कर सकते हैं, समवयस्क समूह है, अध्यापक, परिपक्वता और आयु। तो क्या प्रभावित करेगा भाई? व्यक्तिगत में संचार के साधन व्यक्तिगत नहीं हो सकते, सामूहिक है। समवयस्क समूह में कहाँ व्यक्तित्व आ गया, पर्सनल कहाँ रह गया? अध्यापक, ये नहीं कर सकता। परिपक्वता, मैच्योरिटी और जो आपकी आयु है, एज, ये बिल्कुल करेगी भाई। कई बालक बड़े जल्दी समझदार हो जाते हैं, कई बालक मेरे जैसे होते हैं जो बहुत लेट समझदार होते हैं, है ना। कई बालक बड़े तेज होते हैं, कोई कहता है हम ठोकर खा के सीखे हैं, कोई कहता है कैसे भाई हमने तो कुछ नहीं सीखे, हम तो दुनियादारी में बहुत कोसों दूर हैं। चलिए, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैच्योरिटी जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे आपका अनुभव बढ़ता जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रत्यक्ष प्रभावित होता है? प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट, आपके आंखों के सामने है, यहाँ कौन सा सबसे पहले प्रभावित होता है ये पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम से प्रत्यक्षतः प्रभावित होता है, यानी सामान्यतः प्रभावित होता है? प्रतिवर्ती क्रियाएं, रिफ्लेक्स, जैसे आपकी रिफ्लेक्स जो थी ना उसकी बात कर रहा है। रिफ्लेक्स का अर्थ क्या था? जैसे गार्गलिंग करना, रूटिंग, इसके तलवे के ऐसे पैर लगाते हैं तो पैर को पीछे करता है, माँ के साथ तो आवाज गार्गलिंग ऐसी बातें करता है, ग्रेस्पिंग होती है, रूटिंग होती है, ये सब चीजें ये नहीं प्रभावित हो सकती। ठीक है जी, प्रभावित होता है नहीं होता, विकास सबका चलता ही है। ये भी अधिगम में कौन सा? अधिगम से, सॉरी ये भी नहीं होगा, अधिगम से विकास नहीं बदला जा सकता, वृद्धि तो हो ही नहीं सकती। फिर एक ही बच गया, प्राथमिक अभिप्रेरणा। वो मोटिवेट कितना होता है? स्वयं खुद किसी कार्य को सीखने के लिए व्यक्ति जब खुद मोटिवेट होता है तो वो चीज सबसे ज्यादा अधिगम को प्रभावित करेगी। बाहरी मोटिवेशन आपको क्या कर सकता है? सिर्फ कुछ समय के लिए मोटिवेट कर सकता है। ठीक है, आप मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु जब तक आप आंतरिक रूप से मोटिवेट नहीं हो जाते, प्राथमिक जो अभिप्रेरक है, अभिप्रेरणा है आपकी, जैसे भूख, नींद, काम, क्रोध, ये जो चीजें हैं, ये जो चीजें आपको प्रभावित करती हैं तो आप ज्यादा काम करते हैं, तो आंतरिक रूप से प्रेरित होना बड़ा आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन। प्रतिलोपन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के खालिस्तान चरण का पूर्ववर्ती है। ऑप्शन आपके सामने है, अभिप्रेरणा, आत्मनिर्भरता, सामान्यीकरण और अधिग्रहण। सीधा सा प्रश्न देख लेते हैं। प्रतिलोपन, प्रतिलोपन जो है इसका अर्थ है कोई चीज वस्तु गायब हो जाएगी। ठीक है, एक कोई वस्तु कब गायब हो जाएगी? जब किसी चीज को आप करवा रहे हो उससे पुनर्बलन न दें। ठीक है, एक में आपने पुनर्बलन दिया और एक में आपने नहीं दिया तो प्रतिलोपन तो हो ही जाएगा उसका। जो अधिगम के अभिप्रेरणा चरण का पूर्ववर्ती नहीं, अधिगम का नहीं हो सकता ये। तो प्रतिलोपन तो हमेशा ही क्या होगा? प्रतिलोपन तो तभी होगा जब आप एक वस्तु को जानते हैं और दूसरी वस्तु में वही गुण आप देख रहे हैं तो प्रतिलोपन होगा। तो अभिप्रेरणा तो इसमें कहाँ काम करेगी? आत्मनिर्भरता भी नहीं आएगी। सामान्यीकरण ये रहा, नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तुलना करना, और तुलना करने का अर्थ ये है, इसका 3 नंबर उत्तर होगा भाई, इसका 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन जो होता है आपका वो आपको प्रभावित कर सकता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिलोपन यहां से होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावित नहीं करने वाले कारक हैं। तो अधिगम को कौन सी चीज प्रभावित नहीं करती वो देख रहा है। विषय वस्तु की प्रकृति, खोज, प्रेरणा, अधिगम विधि। 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। नहीं वाला पूछ रहे हैं ना, थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखा करो। नहीं, अधिगम को प्रभावित क्या नहीं करेगा? विषय वस्तु की प्रकृति बिल्कुल करेगी। अगर पढ़ाने वाली वस्तु सरल है तो बालक का अधिगम तेज होगा, हार्ड है तो कठिन होगा, धीरे धीरे होगा। हाँ जी, चल खोज, रिसर्च प्रभावित करे नहीं करने वाला कारक है। ठीक है, प्रेरणा, मोटिवेशन तो करता है, प्रभावित कन्फर्म है। अधिगम की विधियां ये भी करता है, तो फिर एक ही रह गया ये नहीं करती। खोज कुछ नहीं करती, अधिगम को प्रभावित नहीं करती है। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में खोज नहीं है, विषय वस्तु संरचना है, अधिगम विधियां हैं और प्रेरणा है। सबसे ज्यादा जो काम होता है ये मोटिवेट का काम होता है, 1 नंबर पे ये सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है, करके सीखने का विचार किसका? बहुत ही गजब का क्वेश्चन, ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि करके सीखने का ये सिद्धांत किसका है। तो बताइए ये सिद्धांत किसका है भाई?
तो एक ही है शिक्षाविद, कौन? जॉन डीवी। ये शिक्षाविद है, ये कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग, शिक्षाविद है ये, मनोवैज्ञानिक नहीं है। ये बात भी ध्यान रखेंगे, पेपर में पूछ सकता है, निबंध में मनोवैज्ञानिक नहीं है, तो ये मनोवैज्ञानिक नहीं है, शिक्षाविद है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो करके सीखना मतलब लर्निंग बाय डूइंग, यानी कोई भी काम है खुद करके सीखो, इस बात पे बल देने वाले विद्वान है, कौन है? जॉन डीवी है, ध्यान रखिएगा, जॉन डीवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, कौन सी विधि करके सीखने पर आधारित है? बस ये प्रश्न वापिस दे दिया, पहले सीधा पूछ लिया और अब इसकी विधि पूछ ली है, तो बताइएगा कौन सी विधि? प्रयोजना विधि किसकी है? प्रयोजना किलपैट्रिक की है, डाल्टन की है, समस्या का समाधान कोई नहीं, तो एक ही विधि है फिर यहाँ तो करके सीखने वाली। जो प्रोजेक्ट दिए जाते हैं उन बालक खुद करते हैं, खुद सीखते हैं। प्रयोजना विधि वैसे किलपैट्रिक की है, जॉन डीवी ने इसका समर्थन किया था, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, प्रयोजना विधि। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन प्रश्न पढ़ेंगे, मैनेजमेंट के क्वेश्चन हैं, बहुत गजब के क्वेश्चन होंगे जो पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए इन प्रश्नों को आराम से करना है, धैर्य के साथ। हाँ जी, पहला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान माध्यमिक है, हाँ जी, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम कब बना? प्रश्न को पहले ढंग से पढ़ लेना, फिर बाद में इसका उत्तर देना है। पूछ रहा है राजस्थान माध्यमिक, ऐसे शॉर्ट में भी देखने को मिल सकता है, राजस्थान माध्यमिक सी, ठीक है, यानी शिक्षा अधिनियम है कब बना? 1950 को बना, 57 को बना, 61 को बना या 73 को बना? तो ये प्रश्न आप बताइए, कब बना था राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम? आंसर देंगे भाई सभी, अब नंबर लगा के देंगे, मैं सबके आंसर देखूंगा। हाँ जी, सबके आंसर देखने जा रहा हूं मैं, देखते हैं कितने का आपको आते हैं। हाँ जी, 19 का सबसे पहले परवीन बिश्नोई ने उत्तर दिया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, शिवांश है क्या आपका भी? ठीक है बेटा। निशु, ठीक है बेटा। चलिए हम बता देते हैं इसका। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो अधिनियम बनाना वो 1957 में बना है, इसको याद रखना है, 1957, ठीक है। संविधान लागू होने के 7 साल बाद में, राजस्थान बनने के लास्ट एकीकरण के 1 साल बाद में, और जब पंचायती राज की शुरुआत हुई 1959 में, उससे 2 साल पहले, ऐसे याद रखना है इनको, सन याद रखा करो भाई। तो ये आपको ध्यान रखना है, याद रह जाएगा इतना, तो इससे ज्यादा तो क्या करें आपको। तो 1957, 1857 की क्रांति से 100 साल बाद में, ऐसे याद रख लो, कैसे भी याद रख लो कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 में बना था। चलिए 3-4 चीजें आपको बता दी हैं, याद करने के तरीके बता दिए, अब आप कैसे पढ़ते हो तो पता नहीं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? बहुत गजब का क्वेश्चन, बार बार है ना, ये आरपीसी में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इनका कार्यकाल कितना है, ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, पॉलिटिकल में भी ये प्रश्न आते हैं, बिल्कुल आते हैं बेटा। चलिए बताओ भाई, बताइएगा इनका कार्यकाल कितना होता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में सदस्यों का कार्यकाल होता है, कितना होता है ये पूछना चाह रहा है वो। 2 वर्ष होता है, 3 वर्ष होता है, 4 वर्ष होता है या 5 वर्ष होता है, एक सदस्य का कार्यकाल पूछना चाह रहा है। तो ध्यान रखिएगा, आपको याद रखना है 3 वर्ष होता है, लगभग 3 वर्ष होगा। सभी जितने भी बोर्ड बने हैं ना, उनका 3 वर्षीय कार्यकाल है। जितने भी बोर्ड हैं उनके 1-2 हैं, उनके 5 वर्ष हैं, तो वो आप ध्यान रख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये 3 वर्ष याद रखना है। किसका है ये? माध्यमिक है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है राजस्थान, ये ना BSCR, इसका जो कार्यकाल होता है सदस्यों का वो कितना है? 3 वर्ष है भाई, इसका 3 वर्ष है। तो कैसे याद रखेंगे? ये देखो बी कितने नंबर पे आता है? 2 पे, बी के बाद फिर कितना आ गया? 3 आता है, यानी बी का मतलब बोर्ड और कार्यकाल 3 वर्ष, स्टाफ का एजुकेशन राजस्थान, ऐसे याद रख सकते हो। तो 3 वर्ष, बी के बाद 3 आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम कब बनाया गया? बहुत बढ़िया प्रश्न है। अनुचित का मतलब है कि बच्चे नकल मारते हैं, पर्ची वगैरह ले जाते हैं, तो उन चीज की रोकथाम के लिए अधिनियम कब बनाया गया? और उन रोकथाम के लिए कि पेपर में नकल न मारे जाएं बालकों। हाँ जी, बताइएगा आंसर दो भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा? 1990, 1991, 1992, 1993। तो बताइएगा
अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम कब बना? 1990 में नहीं बना, 91 में नहीं बना, 92 में बना, ठीक है जी, 93 में नहीं बना। तो कैसे याद रखेंगे? अनुचित साधनों का उपयोग, अनुचित साधन का मतलब है बॉन्ड किया गया है, बंद किए गए हैं, कोई नकल नहीं लगाएगा, यही तो बात है, बंद ही तो किए गए हैं कि कोई नकल नहीं लगाएगा। और बी से बंद का मतलब 92, मैंने तो ऐसे याद रख रखा है कि BSR बोर्ड जो है वो 92 में नकल रोकने के लिए कार्यक्रम बंद किया गया कि नकल नहीं लगवानी है, तो ये बी आंसर आपको 1992 में आपको याद रखना है। चलिए सन वाले प्रश्न 1-2 प्रश्न जरूर आएंगे भाई। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कैरियर परामर्श सामग्री की मार्गदर्शिका प्रकाशित नहीं करता? बहुत बढ़िया प्रश्न है, यानी इनमें से 3 तो प्रकाशित करता है परंतु एक नहीं करता, तो वो कौन सा है? दृष्टि, दिशा, गार्गी, रोजगार, तो कौन सा है देख लेते हैं भाई, बताइएगा कौन सी प्रकाशित नहीं करता? चलिए इसका आंसर दो भाई। गुरुजी कितना दिन हुआ हो? कोई बात नहीं बेटा, आ तो गए ना। इसका आंसर दो फटाफट, इसका आंसर दीजिए फटाफट। 22 नंबर का आंसर दो। अरे आज एक काम करते हैं, एक प्रश्न ऐसा छोटा करेंगे ताकि आप उसका उत्तर ढूंढो। ये टॉपिक तुम पढ़ते नहीं हो तभी तो ये उत्तर नहीं दे पाते, तुम पढ़ते नहीं हो ना। हाँ जी, तो ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न आज से स्टार्ट करें या कल से स्टार्ट करें? चलो आज बता देते हैं। दृष्टि बिल्कुल आती है, गार्गी भी दी जाती है, रोजगार भी आता है। दिशा, राइट आंसर दिशा। थोड़ा सा इसको चेक कर लेना भाई। ओके 23 नंबर, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा प्रकाशित शैक्षिक पत्रिका कौन सी है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। और शैक्षिक पत्रिका कौन सी है? बोर्ड पत्रिका, बोर्ड ज्योति, शिविरा या बोर्ड जर्नल? जनरल सॉरी। 23 नंबर क्वेश्चन, हाँ जी, यहां से आपको पूछ रहा है ऐसी पत्रिका जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रकाशित करता है। तो ध्यान रखिएगा, बोर्ड जनरल जो पत्रिका है ये त्रैमासिक है। ध्यान रखिएगा, त्रैमासिक पत्रिका है, 3 महीने में एक बार आती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा आयोजित परीक्षा नहीं है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कौन सी परीक्षा नहीं लेता और कौन कौन सी लेता है, ये आपसे पूछना चाह रहा है। इनमें से कौन सी परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नहीं लेता? हाँ जी, बताइएगा। इनमें से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा आयोजित परीक्षा नहीं है, कौन सी नहीं लेता? बताइए कौन सी परीक्षा नहीं लेता? वरिष्ठ उपाध्याय की परीक्षा बिल्कुल लेता है। उपाध्याय, वरिष्ठ उपाध्याय यानी संस्कृत डिपार्टमेंट वाली ये लेता है, बिल्कुल परीक्षा लेता है। ये संस्कृत डिपार्टमेंट 12वीं में है ना, वरिष्ठ 12वीं 11वीं 12वीं में जो उपाध्याय शास्त्री के लिए आती है वो लेता है। 8वीं प्रमाण पत्र बिल्कुल, और व्यवसायिक शिक्षा देता है। संगीत भूषण ये नहीं लेता, ये नहीं वाला है ना। हाँ, तो इसका 4 नंबर राइट आंसर होगा, इसका 4 नंबर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। 25 नंबर क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का नहीं है? ये देखो फिर वही बात आ गई नहीं वाली। माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा का आयोजन करवाना, ठीक है। कक्षा 9 से 12 के लिए पाठ्यक्रम विकसित करना, क्या हो गया? हाँ जी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ये काम तो है। संबद्ध विद्यालयों को मान्यता प्रदान करना तथा निरीक्षण करना, बिल्कुल ये काम भी है। कक्षा 9 से 12 तक पाठ्य पुस्तकों का क्या करना? मुद्रण करना। तो पाठ्यक्रम को विकसित तो करती है और उस पर विचार करती है हमारी RSCRT, ये उस पर पूरा मसौदा बनाती है। और प्रिंटिंग का काम हमारा जयपुर वाला
भाग करता है। तो कक्षा 9 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण करना ये इसका काम नहीं है, ये जयपुर पाठ्य पुस्तक मंडल का काम है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये तीनों ही सही है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 नंबर है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा प्रकाशित है त्रैमासिक पत्रिका है, और अभी बता के गया था भाई, ये तो तुम बता ही दोगे, अभी बताया था मैंने। इसका राइट आंसर क्या था? इसका राइट आंसर बता के गया था, त्रैमासिक पत्रिका है बोर्ड जर्नल, ठीक है। वैसे शिविरा भी आती है, शिक्षा विभाग राजस्थान ऐसे, और ये वर्ष में कितने अंक आते हैं? 11, क्योंकि एक महीने में एक आती है, तो ये 11 आती है। चलिएगा 27 नंबर है, बोर्ड द्वारा स्थापित विद्यार्थी सेवा केंद्रों का प्रमुख कार्य है। ये प्रश्न पूर्व के पेपरों में आया हुआ प्रश्न है भाई, बहुत बढ़िया प्रश्न है। बोर्ड द्वारा स्थापित विद्यार्थी सेवा केंद्र प्रत्येक जिले में खोले गए हैं विद्यार्थी सेवा केंद्र, उनका प्रमुख कार्य क्या है? तो देखो, अंक तालिका व प्रवर्जन प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाना, परीक्षा आयोजन में सहायता करना, परीक्षा परिणाम की समीक्षा करना, शैक्षिक उन्नयन हेतु क्रियात्मक अनुसंधान करना। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है? मैं आपके कमेंटों का इंतजार कर रहा हूं, बताइएगा। बताओ भाई, इसका राइट आंसर क्या है? चलिए हम बता देते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या है? अंक तालिका व प्रवर्जन प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाना। कोई भी अंक तालिका है वो आपको उपलब्ध करवाएगा। ये प्रवर्जन प्रमाण पत्र यानी जो आपकी क्या बोलते हैं, एक यूनिवर्सिटी से दूसरी माइग्रेशन बोलते हैं इनका, माइग्रेशन जो होती है वो भी उपलब्ध करवाता है। ये प्रवर्जन का मतलब एक यूनिवर्सिटी छोड़कर दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना, तब आपको माइग्रेशन मांगता है, वो माइग्रेशन भी ये उपलब्ध करवाता है। हाँ जी।